अगर आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ग्रामर के बड़े-बड़े रूल्स नहीं सीखने हैं, बल्कि कुछ ज़रूरी इंग्लिश वर्ड्स की सही समझ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 30 ऐसे बहुत ही ज़रूरी इंग्लिश वर्ड्स, जो बिगिनर लेवल इंग्लिश की पूरी फाउंडेशन बनाते हैं। ये 30 वर्ड्स कोई अलग-अलग चैप्टर से नहीं, बल्कि ये वो शब्द है जो डेली लाइफ इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने इन 30 वर्ड्स के ऊपर अच्छी पकड़ कर ली, अच्छे से समझ गए, तो छोटे-छोटे सेंटेंसेस बहुत ही आसानी से बना पाएँगे। इंग्लिश को सुनकर समझ पाएँगे और उन्हीं छोटे-छोटे सेंटेंसेस को आपको रोज़ाना बोलना होता है, उनको बोल पाएँगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और सीखते हैं सबसे ज़रूरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 30 वर्ड्स। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल भी रहेगा और जो प्रोनंसिएशन है बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए हिंदी में प्रोनंसिएशन रहेगा, हिंदी में अर्थ रहेगा। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो देखते हैं। नंबर 1 पर है, सबसे पहला बेसिक वर्ड है आई। इसका उच्चारण सिंपल सा है, इसको आई ही पढ़ना है जैसा ये अल्फ़ाबेट है। हिंदी अर्थ होता है इसका मैं। इसका यूज़ जब बोलने वाला खुद की बात करे। आई का मतलब मैं होता है और जब बोलने वाला खुद की बात करता है तो इस आई वर्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर है, मैं तैयार हूँ, तो आई एम रेडी। तो मैं के लिए यहाँ पर आया है आई। मैं अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ या पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर आई आया है यानी मैं। तो आई टीच इंग्लिश। तो यहाँ पर मैं के लिए हमेशा आपको ये जो आई वर्ड है इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल बेसिक है। नेक्स्ट नंबर 2 पर है वाई ओ यू। इसको यू प्रोनाउंस किया जाएगा, इसका यू उच्चारण है। हिंदी अर्थ है तुम या आप, इसको बोला जाएगा यू। इसका यूज़ होता है जिससे बात की जा रही हो, यानी कि जो सामने वाला पर्सन है उसके लिए आप यूज़ करेंगे यू। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे तो तुम मेरे दोस्त हो, तुम यानी कि यू आर माई फ्रेंड। तुम देर से आए थे, तो यू वर लेट। तो यहाँ पर यू यूज हुआ है तुम के लिए, तो यू का हिंदी अर्थ है तुम। नेक्स्ट यहाँ पर है नंबर 3, एच ई। इसका उच्चारण है ही, एच ई ही। हिंदी अर्थ है वह, और कोई भी लड़का रहेगा यानी कि पुरुष या लड़के के लिए, मेल के लिए ही वर्ड का यूज़ किया जाता है किसी पुरुष के लिए। एग्जाम्पल है यहाँ पर, वह मेरा भाई है, तो ही इज़ माई ब्रदर। तो यहाँ पर लड़का है तो इस वह के लिए ही का यूज़ किया गया। अब ज़रूरी नहीं कि वह आए, जैसे कि यहाँ पर देखें उसके पास बाइक है, तो उसके उसके के लिए भी ही का यूज़ हुआ है। ही हैज़ अ बाइक, ही हैज़ अ बाइक। वह पास बाइक है ऐसे तो बोल नहीं सकते, तो आप उस वह के लिए उसके उसके भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो थोड़ा सा सेंस जो इसका अर्थ है, मीनिंग है, वो भी देखना है। लेकिन जहाँ पर किसी भी लड़के या पुरुष यानी कि मेल की बात की जाती है तो वहाँ पर ही वर्ड का यूज़ किया जाता है। ये सारे के सारे अभी जो सीख रहे हैं इनको हिंदी में, इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाएगा और हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। अगला वर्ड है नंबर 4 पर, एस एच ई, शी। इसका उच्चारण है हिंदी में शी। इसका भी हिंदी में अर्थ वह होता है, लेकिन किसी लड़की के लिए, किसी महिला के लिए इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि फीमेल के लिए। जैसे कि वह अगर कोई लड़का है तो ही, वह अगर कोई लड़की है तो शी। एग्जाम्पल है कि वह खाना बना रही है, यानी कि किसी लड़की की या किसी महिला की बात हो रही है, तो शी इज़ कुकिंग फूड। तो यहाँ पर शी प्रोनाउन का, शी सर्वनाम का यूज़ हुआ है। वह थकी हुई थी, तो शी, वह यानी कि शी वॉज टायर्ड। अब पूरा अगर आपको ये वाक्य बनाना सीखना है, सही तरीके से फ्रेम करना सीखना है, तो इसके लिए आपको टेंस सीखने होंगे। वहाँ पर आपको ये जो वर्ब्स है वो सारी क्रियाएं आएगी, जो मेन वर्ब्स है, सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है, क्या स्ट्रक्चर रहता है, उसके लिए वर्ड के बाद में, शब्दों को सीखने के बाद में इंग्लिश के आपको टेंस सीखने होते हैं, ताकि
जो है ये वाक्य बनाने आए। तो वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले इन वर्ड्स को सीखना होगा जो अभी आप सीख रहे हैं, जैसे कि ये प्रोनाउन हो गए सबसे पहले। फिर नंबर 5 पर है आई टी, इट। इसको इट पढ़ा जाएगा। इट, ये प्रोनाउंसिएशन है इसका इट, और इट का हिंदी अर्थ होता है यह या वह, दोनों के लिए इट। किसी चीज़ के लिए, किसी जानवर के लिए यानी किसी वस्तु के लिए इट प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। निर्जीव वस्तु, जानवर, मौसम या समय के लिए इट प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर वाक्य देखेंगे, जैसे कि आज गर्मी है, तो यहाँ पर आज की बात की जा रही है, गर्मी की बात की जा रही है, मौसम की बात कह सकते हैं। तो यहाँ पर इट से हम शुरुआत करेंगे, इट इज़ हॉट टुडे। अब यहाँ पर यह या वह नहीं लिखा है, लेकिन जब भी मौसम की, समय की बात की जाती है तो वहाँ पर हम इट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। यह टूटा हुआ था, टूटा हुआ था या यह टूटा हुआ था, तो किसी चीज़ की बात की जा रही है तो चीज़ को हम ही या शी से डिनोट यानी बता नहीं सकते हैं, तो इसलिए इट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे कि इट वॉज ब्रोकन। तो यहाँ पर इट प्रोनाउन जो है किसी चीज़, किसी जानवर, वस्तु के लिए या मौसम या समय बताने के लिए इस इट प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 6, वी, WE, इसका उच्चारण वी है और इसका हिंदी अर्थ होता है हम। यूज़ होता है बोलने वाला प्लस दूसरा, मतलब कि वी मतलब होता है हम के अंदर जो बोल रहा है वो भी हो सकता है और साथ में एक जो भी पर्सन सुन रहा है वो भी हो सकता है। तो दो पर्सन के लिए, प्लूरल के लिए कहने का अर्थ है कि बहुवचन के लिए यहाँ पर वी का यूज़ होता है, किसी एक वचन के लिए नहीं। वी हिंदी में अर्थ है हम तैयार हैं, तो इस हम के लिए आया है वी आर रेडी। हम जाएंगे, तो हम यानी कि वी विल गो। अब यहाँ पर विल कैसे आया है, आर कैसे आया है, तो इसके लिए आपको टेंस सीखने होंगे। साथ में जो है क्रियाएं कुछ जो रहती है वर्ब की, उनको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो इस तरीके से छोटे छोटे वाक्य आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है नंबर 7 पर THEY, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसको पढ़ा जाएगा दे और इसका हिंदी अर्थ है वे। दे को बोला जाएगा हिंदी में वे। एक से अधिक लोग या चीज़ें, एक से अधिक लोग या चीज़ें, यहाँ पर इसके लिए हम यूज़ करेंगे दे का। जैसे कि वे छात्र हैं, दे आर स्टूडेंट्स, तो दे यानी कि वे खेल रहे थे, वे के लिए दे वर प्लेइंग। ठीक है, वे खेल रहे थे तो दे वर प्लेइंग। तो यहाँ पर THEY दे को हिंदी में बोला जाएगा वे। नेक्स्ट है नंबर 8, मी, इसको मी पढ़ा जाएगा। मी का मतलब होता है मुझे। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में ये आता है मी। जो क्रिया रहती है, वर्ब रहता है यानी कि कोई काम रहता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में ये मी आता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, उसने मुझे बुलाया, तो मुझे के लिए आप मी का इस्तेमाल करेंगे। मेरी मदद करो, तो मेरी, तो मुझे, मेरी भी हो सकता है, तो इसके लिए भी हम मी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये जो हेल्प है ये क्रिया है और ये जो कॉल्ड है ये भी क्रिया है यानी कि वर्ब है। तो इसके ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर लास्ट में आप देख रहे हैं मी का इस्तेमाल होगा। तो मी के बाद में और कोई जो नाउन है वो नहीं आएगा। तो शी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। हेल्प मी, मेरी मदद करो, तो हेल्प मी। तो मी का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के रूप में आया है और हिंदी में इसको कर्म बोल सकते हैं यानी कि क्रिया के बाद में। अगला शब्द है नंबर 9 पर HIM, हिम, इसका उच्चारण है हिम और इसका अर्थ है उसे, यानी कि किसी लड़के की बात की जाएगी तो उसे, पुरुष के लिए और ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे ये हिम जो है ऑब्जेक्ट के रूप में ही वाक्य के लास्ट में आता है, जैसे कि मी आया अभी आपने देखा, वैसे ही ये हिम आता है लास्ट में वर्ब के बाद में। जैसे कि मैं उससे मिला,
तो ऑब्जेक्ट के रूप में उसे या उससे, और ये जो है किसी पुरुष के लिए यूज़ होता है। उसे बुलाओ, तो उसे हो या उससे हो, हम यूज़ करेंगे HIM, हिम। और वाक्य के लास्ट में आपको ये नज़र आएगा आई मेट हिम। तो मेट यहाँ पर देखेंगे तो क्रिया है। कॉल हिम, कॉल का मतलब होता है बुलाना, तो कॉल हिम यानी उसे बुलाओ। किसी लड़के की बात हो रही है कि कॉल हिम, उसे बुलाओ। या मैं उससे मिला, किसी पुरुष की बात हो रही है, आई मेट हिम। चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे HER। इसको हर पढ़ा जाता है, यहाँ पर ये उच्चारण है। हर मतलब भी उसे या उसकी, क्योंकि उससे आया था पहले, ये उसकी है। ये किसी लड़की के लिए यूज होता है ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट के रूप में पोजेशन का मतलब होता है हक जताने के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि हिम आया, वैसे ही ये हर आया है किसी लड़की के लिए। अब जैसे यहाँ पर हमको कहना है कि मैंने उसकी मदद की। अब ये जो उसकी है, कोई लड़की है, तो यहाँ पर हर का इस्तेमाल होगा। अगर उसकी मदद की कोई लड़का होता, अगर कोई लड़का होता, मैंने उसकी मदद की, अब उसका मदद की ऐसे नहीं बोल सकते, उसकी ही बोला जाता तो हिम का इस्तेमाल करते। आई हेल्प्ड हर। अब यहाँ पर ये हेल्प्ड जो है ये वर्ब है, और इस वर्ब के बाद में ये हर आया है ऑब्जेक्ट के रूप में। हर बैग इज न्यू। तो यहाँ पर बैग, हर के बाद में बैग आया, उसका बैग मतलब कि किसी लड़की की बात हो रही है, उसका बैग जो है वो नया है। अब यहाँ पर हर के बाद में आप देखेंगे बैग आया है। तो पहला तो हमने देखा था यहाँ पर हर जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आया है किसी वाक्य में। ये जो हर बैग है ना, ये पोजेशन के लिए है, यानी कि उसका बैग। ये पोजेशन स्वामित्व दिखा रहा है, हक दिखा रहा है कि किसका, उसका बैग। इस तरीके से शुरुआत में आया है पोजेशन के लिए, स्वामित्व के लिए, हक जताने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है नंबर 11 पर US। इसको पढ़ा जाएगा अस। US को अस पढ़ेंगे। अस का मतलब हमें। अब यहाँ पर हमें या हम ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे अभी देखा ऑब्जेक्ट के रूप में सभी को, वाक्य के आखिर में आपको ये नजर आएगा वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर है जैसे कि उसने हमें पढ़ाया। उसने हमें पढ़ाया। अब यहाँ पर ये नहीं बताया कि किसी लड़के के लिए ही इस्तेमाल होगा या किसी लड़की के लिए ही इस्तेमाल होगा। तो ये ऑब्जेक्ट के लिए हम जब आ जाए तो वहाँ पर कोई भी हो हम में, तो वहाँ पर अस का यूज़ होगा। शी टॉट अस, यानी कि उसने हमें पढ़ाया। शी टॉट अस, अस यानी हमें, हम या हमें। कॉल अस यानी हमें बुलाओ। कॉल अस, हमें बुलाओ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं THEM। इसको पढ़ा जाएगा दैम। इसका उच्चारण है दैम, यानी कि उन्हें। इसका इस्तेमाल भी ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, यानी जब दे रहता है ना, दे का दैम बनकर आता है ऑब्जेक्ट के रूप में, दे का दैम। अब यहाँ पर है ये भी ऑब्जेक्ट के रूप में, वाक्य के आखिर में आपको नजर आएगा जैसे उन्हें बुलाओ। इनवाइट दैम, इनवाइट दैम, उन्हें बुलाओ। मैंने उन्हें देखा। आई सॉ हिम। तो सॉ और इनवाइट यहाँ पर वर्ब है, क्रिया है, और उन्हें के लिए यहाँ पर THEM दैम का यूज हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में वाक्य के आखिर में। नंबर 13 पे है MY, माय। इसको प्रोनाउंस किया जाएगा माय। यहाँ पर लिखा है माय। माय का मतलब होता है मेरा। अब यहाँ पर मेरा, मेरी या मेरे इस तरीके से हो सकता है। नाउन से पहले ऑनरशिप। नाउन जो रहेगा, कोई भी नाउन रहेगा, जैसे कि यहाँ पर हो सकता है, जैसे ये है हाउस और बुक, ये दोनों के दोनों नाउन है। क्या है? नाउन है। तो यहाँ पर नाउन का मतलब है संज्ञा। तो इससे पहले ये माय आ रहा है, मेरा या मेरी या मेरे, हिंदी में अर्थ जो भी निकलेगा, लेकिन मेरा, मेरा का मेरे भी हो सकता है यहाँ पर माय। जैसे कि यहाँ पर मेरी है, यहाँ मेरा है। तो नाउन से पहले ऑनरशिप दिखाना, यानी कि मालिकाना हक दिखाना कि हाउस किसका? मेरा, माय हाउस। बुक किसकी? माय, यानी कि मेरी किताब। तो माय हाउस इज़ क्लीन, यानी कि मेरा घर साफ है। मेरी किताब यहाँ है, माय बुक इज़ हेयर।
तो इस तरीके से यूज़ होगा माय का नाउन से पहले, और ऑनरशिप यानी कि मालिकाना हक दिखाने के लिए इस माय का इस्तेमाल होता है। अगला वर्ड है 14 MINE। MINE यानी कि माइन, इसको पढ़ा जाएगा। माइन का मतलब भी मेरा ही है, जैसे कि पहले आया था मेरा, नाउन के बिना। अब यहाँ पर जैसे हमने देखा माय, माय के बाद में नाउन रहती है और ये नाउन के बिना ऑनरशिप दिखाता है। यहाँ पर जो है मालिकाना हक दिखाता है। अब यहाँ पर नाउन नहीं रहेगी, ये जो माइन आएगा इसके बाद में या पहले नहीं कह सकते, यानी इस माइन के बाद में नाउन नहीं रहेगी। माय के बाद में नाउन था, यानी कि संज्ञा होती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पर लास्ट में देखें माइन, माइन, अब इसके बाद में माइन हाउस या जैसे ये पेन है ये नाउन है, बैग है ये नाउन है, तो लास्ट में नहीं आया है इस माइन के बाद में। तो ये भी ऑनरशिप दिखाता है, मालिकाना हक दिखाता है ये माइन, लेकिन बिना नाउन के। यह मेरा पेन है, यह पेन मेरा है, जैसे कि यह पेन मेरा है, तो यहाँ पर दिस इज माइन पेन ऐसे नहीं बनेगा, दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। बैग मेरा है, बैग मेरा है, या यह बैग मेरा है, या वो बैग मेरा है, तो द बैग इज माइन, या ऐसे नहीं बोलेंगे कि दिस बैग या दिस माइन बैग, इस तरीके से भी नहीं बोला जाएगा। यानी माइन के बाद में आपको कोई संज्ञा का इस्तेमाल, नाउन का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर नेक्स्ट है नंबर 15 पर माई सेल्फ, इसका उच्चारण है माई सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब होता है खुद। जब सब्जेक्ट खुद काम करे, स्वयं काम करे, तो हम यूज़ करेंगे माई सेल्फ। माई सेल्फ, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि मैंने खुद किया, तो आई डिड इट माई सेल्फ, माई सेल्फ, इस तरीके से आपको लास्ट में नजर आएगा। मैंने खुद को चोट लगाई, यानी चोट लगाने का काम खुद ने किया है, खुद से किया है, तो आई हर्ट माई सेल्फ, यानी इस आई ने ही जो किया है वो खुद किया है, तो माई सेल्फ, इस आई ने ही चोट पहुंचाई है, तो माई सेल्फ। माई सेल्फ यानी खुद का या स्वयं का, जब सब्जेक्ट खुद का काम करे, कोई भी काम हो सकता है, चोट का हो या कोई अन्य काम। नंबर 16 पर है THIS, इसको पढ़ा जाएगा दिस, इसको दिस पढ़ेंगे, दीज नहीं पढ़ेंगे। दिस का मतलब होता है यह, पास की एक चीज के लिए, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज आपके पास में है, आपके पास में आपका फोन है, पेन है, पेंसिल है, तो उसके लिए उस एक होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए, तो दिस का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि यह मेरा पेन है। अब यहाँ पर हम जो है डेमोन्स्ट्रेट कर कर बता रहे हैं, या फिर आप फिंगर को पॉइंट आउट कर रहे हैं, फिंगर से इशारा कर रहे हैं, लेकिन वो पास में होना चाहिए और एक होना चाहिए। तो पेन जैसे एक हो और नज़दीक हो, तो हम यूज़ करेंगे इस यह के लिए दिस। दिस इज माई पेन, यह आसान था, तो दिस वॉज ईजी, जो भी काम था वो भी दिस वॉज ईजी, यह आसान था। ज़्यादातर आपको वस्तुओं के लिए जो बेसिक है, बिल्कुल शुरुआती लेवल पर है, किसी वस्तु के लिए, किसी चीज़ के लिए दिस का यूज़ नज़र आएगा। नेक्स्ट है THAT, नंबर 17 पर THAT, दैट, इसको पढ़ा जाएगा। दैट का मतलब वह। अब यहाँ पर जो है ये नहीं कि वह हो गया तो हिंदी में वह है तो आप ही और शी लिख देंगे, क्योंकि ही और शी का भी हिंदी अर्थ वह होता है, लेकिन आपको सेंस को पकड़ना है, मीनिंग को समझना है कि दूर की एक चीज़, किसी चीज़ के लिए कोई दूर है, तो आप उसको इशारा करके बता रहे हैं, तो दैट, तब बोला जाएगा कि दैट यानी कि वह। और एक होनी चाहिए और आपसे दूर होनी चाहिए जिस भी चीज़ की आप बात कर रहे हैं। पास होगी तो दिस का यूज़ करेंगे, और वो चीज़ दूर होगी तो दैट का यूज़ करेंगे, ऐसे समझना है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है कि वह तुम्हारा घर है, वह तुम्हारा घर है, तो दैट इज योर हाउस, इस तरीके से। अगर यहाँ पर वह की जगह मैंने बोला कि यह तुम्हारा घर है, नज़दीक ही है उसका घर, आप फिंगर से पॉइंट आउट कर रहे हैं, फिंगर से इशारा कर रहे हैं, लेकिन वो घर पास में है, तो दिस इज़ योर हाउस, इस तरीके से बदल जाएगा।
पास है या दूर है। तो यहाँ पर वह मेरा स्कूल है, स्कूल था, तो दूर था और उसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं स्कूल की तरफ, तो दैट वॉज माई स्कूल। तो दैट का यूज़, वह मेरा स्कूल, यहाँ पर यह होता वह की जगह, नज़दीक होता तो हम दिस का यूज़ करते, THIS, दिस का। नेक्स्ट है नंबर 18 पर THESE, दीज, इसको पढ़ा जाएगा दीज, हिंदी में ये, यानी कि पास की कई चीज़ें। अभी हमने देखा कि एक चीज़ होगी तो दिस का यूज़ करेंगे, अगर चीज़ें काफ़ी होगी, बहुत सारी होगी, प्लूरल होगी, बहुवचन होगी, तो हम इस्तेमाल करेंगे दीज का। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये सेब, अब हिंदी में अर्थ है ये सेब है, तो दीज आर एप्पल्स। दीज का यूज होते ही कि जो सेब है, एप्पल्स है, वो बहुत सारे हैं और हमारे नज़दीक है, ऐसा हमको समझ में आता है। अब है कि ये किताबें नई है, दीज बुक्स आर न्यू। अब दीज बुक्स, अब यहाँ पर दीज का यूज होते ही आपको समझ में आ जाएगा जो किताबें हैं वो बहुत सारी है और हमारे नज़दीक है। तो इस तरीके से इशारा करके, पॉइंट आउट करके आप बताते हैं कि दीज बुक्स आर न्यू। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, नंबर 19 पर है दोज। ये उसका उल्टा हो गया, दोज, दीज का उल्टा दोज हो गया, THOSE, इसको दोज प्रोनाउंस किया जाएगा और इसका हिंदी अर्थ है वे। जैसे कि अभी दीज का ये था और दोज का वे हो गया, दूर की कई चीज़ों के लिए। अब पास की कई चीज़ों के लिए यूज होता है दीज का, और पास और कई चीज़ें यानी कि प्लूरल, और दूर की कई चीज़ों के लिए यूज़ होता है दोज का, यानी कि वे। एग्जाम्पल देखेंगे तो वे गायें हैं, तो दोज आर काउज की तरफ इशारा किया, दूर है तो दोज आर काउज, दोज का यूज़ किया इस वे के लिए। और वे दिन थे, दोज वर डेज, दोज वर डेज। इस तरीके से यहाँ पर पुराने दिनों को याद किया जा रहा है, तो दोज, वे दिन थे, इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं। जब हम बीते हुए पुराने दिनों को याद करते हैं, तब भी हम, जो बीत गए होते हैं दिन, तब भी हम दोज का यूज़ करेंगे। ये प्लूरल भी है क्योंकि डेज है जो प्लूरल है, तो यहाँ पर दोज का इस्तेमाल किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नंबर 20 पर है समवन। इसका उच्चारण है समवन, SOME फिर ONE, वन, समवन। समवन का हिंदी अर्थ होता है कोई। जब व्यक्ति पता न हो, पता न हो कि कौन, तो समवन यानी कि कोई। अब जैसे एग्जाम्पल है कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। अब दरवाज़ा जो खटखटाने का काम है कोई कर रहा है, हमको पता नहीं है, तो समवन इज नॉकिंग, समवन इज नॉकिंग। किसी ने तुम्हें बुलाया। अब यहाँ पर कोई का किसी ने भी हो सकता है हिंदी में, लेकिन जिस व्यक्ति का पता न हो तो हम जो प्रोनाउन का यूज़ करते हैं ये समवन का यूज़ करेंगे। ठीक है, समवन का यूज़ करते हैं जब किसी का पता न हो कि कौन सा व्यक्ति। तो किसी ने मतलब कि किसी ने जिसका पता नहीं है, तो उसके लिए हमने यूज़ किया समवन का। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि कोई तुम्हें बुलाया ऐसे बोला जाए, तो किसी ने तुम्हें बुलाया, तो सेंस के अनुसार हिंदी में भी उसको, जो हिंदी में जो है अर्थ, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर अब किसी ने आ गया है। समवन कॉल्ड यू, तो बुलाने का काम, नॉकिंग का काम, दरवाज़ा खटखटाने का काम किसने किया है नहीं पता है, तो हमने यूज़ किया समवन। अगर पता होता कि ही ने या शी ने खटखटाया है, या किसी का नाम पता होता है ना, जो भी है, ही है या शी है या राम है, श्याम है, तो वहाँ पर उसका नाम लिखते हैं, लेकिन नहीं पता तो समवन। तो समवन का अर्थ हो गया कोई या किसी ने। नेक्स्ट है नंबर 21 पर एवरीवन, EVERY और ONE, एवरीवन, ये है इसका उच्चारण, यानी कि सभी, सब लोगों के लिए। जब हम सब लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इस वर्ड का यूज़ करेंगे एवरीवन। जैसे कि सभी खुश है, किसी एक की बात नहीं की जा रही है, सभी की बात की जा रही है, तो एवरीवन इज़ हैप्पी, एवरीवन इज़ हैप्पी यानी कि सभी खुश है। सब यह जानते हैं, सब जानते हैं यानी कि कोई एक नहीं। ठीक है, तो एवरीवन नोज दिस, एवरीवन, तो शुरू में ही इस्तेमाल होगा एवरीवन, और शुरू में ही इस्तेमाल होगा प्रोनाउन की जगह ही,
समवन। अगला वर्ड है IS, 22 पर है IS, इसको इज पढ़ा जाएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन, इज का हिंदी अर्थ है, अगर हिंदी में अर्थ लिया जाएगा तो है प्रेजेंट और सिंगुलर के लिए। अब ये जो इस्तेमाल है प्रेजेंट के लिए किया जाएगा। जब आप टेंसेस को डिटेल से पढ़ेंगे तो बेसिक सा तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि इज जो है प्रेजेंट टाइम के लिए होगा और सिंगुलर के लिए होगा, एक वचन के लिए होगा, एक की बात की जाएगी। जैसे कि वह तैयार है, तो इस वह के लिए हमने यूज़ किया शी। अगर लड़की है, लड़का होगा तो ही का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हिंदी में अर्थ है, यानी कि इज का इस्तेमाल होगा शी के लिए। किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, यानी कि एक लड़की की बात हो रही है, तो शी इज, तो यहाँ पर इज का यूज़ होगा। वह तैयार है, इस है के लिए यूज़ हुआ इज का। यह आसान है यानी कि इज, और यहाँ पर सिंगुलर होना चाहिए जिसकी भी बात की जा रही है, तो दिस इज ईजी। अब दिस जो है सिंगुलर के लिए आता है, अभी थोड़ी सी देर पहले आपने देखा था दिस एक वचन के लिए आता है। तो इज का हिंदी अर्थ है और सिंगुलर के लिए और प्रेजेंट टाइम में इसका इस्तेमाल होता है। ये है AM, इसको एम पढ़ा जाएगा, अम नहीं एम पढ़ेंगे। एम यानी कि हूँ, जैसे इज का है तो एम का हूँ सिर्फ आई के साथ, यानी आई प्रोनाउन के साथ इस एम का यूज़ होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, आई है, यहाँ पर भी आई है, तो मैं ठीक हूँ, मैं व्यस्त हूँ, तो इस हूँ के लिए हम यूज़ करेंगे आई के बाद में एम का। तो आई एम फाइन, आई एम बिजी, तो यहाँ पर एम का इस्तेमाल किया, आई के बगल में एम का इस्तेमाल, यानी कि हूँ। अगला वर्ड है 24 पर ARE, इसको आर पढ़ेंगे। आर का मतलब भी है। अब ये जो है ये यू, अगर यू रहेगा, जैसे कि हमने इज का भी है था, वहाँ पर बस ये बिंदी नहीं लगी थी। अगर बिल्कुल बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यू हो गया, यू और वी और दे इन प्रोनाउन के साथ। अब यहाँ पर इनको भी आपने सबसे पहले देख लिया, सारे के सारे बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से जब शुरुआत करेंगे तो इनकी बेसिक जानकारी होनी ज़रूरी है। तो यू के साथ आर आएगा, वी के साथ आर आएगा और दे के साथ आर आएगा। ये प्रोनाउन है, यानी कि सर्वनाम है। अब यहाँ पर है जैसे कि तुम सही हो, ठीक है, वे तैयार हैं। अब हो भी हो सकता है, अगर तुम बनेगा तो तुम सही हैं तो नहीं बोलेंगे, तुम सही हो, इस तरीके से हो भी हो जाएगा, है भी हो जाएगा। तो यहाँ पर यू है तो आर आएगा, यू आर राइट, यानी कि तुम सही हो, यानी हो या है के लिए। अगर बिल्कुल बारीकी से देखें तो दे आर रेडी, यानी कि वे तैयार है, तो THEY इस दे के लिए भी आर आएगा, यू के लिए भी आर आएगा। और ये जो रहती है हेल्पिंग वर्ब रहती है, हेल्पिंग वर्ब रहती है, टेंस के अनुसार इनका इस्तेमाल होता है। आर का जैसे अब प्रेजेंट टाइम में यूज़ होगा, वर्तमान समय में यूज़ होता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो WAS, इसको वॉज पढ़ा जाएगा, ना कि इसको वाज भी नहीं पढ़ेंगे, वॉज या वाज भी नहीं, या वॉज पढ़ना है, वॉज भी नहीं, ज प्रोनाउंस करना है। इस एस का उच्चारण ज है, था या थी। ये पास्ट समय के लिए, अभी हमने देखा इज का यूज़, एम आर का हम प्रेजेंट में यूज़ किया उसका हमने, और इसका यूज़ हम करेंगे पास्ट में सिंगुलर के लिए, यानी कि एक वचन के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। मैं थकी थी, मैं थकी थी के लिए, और वह नाराज़ था के लिए, और मैं एक वचन है, वह एक वचन है, तो आई वॉज टायर्ड, ही वॉज एंग्री, तो यहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हुआ है। ही भी एक वचन है तो आई भी एक वचन है, यहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हुआ है। नंबर 26 पर है WERE, इसको वर पढ़ेंगे, ये रहा इसका उच्चारण वर, इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे। हिंदी में थे या थी हो। अब देखा जाए तो आप बस इतना ध्यान रखें कि इसका इस्तेमाल भी पास्ट के लिए होता है, वर का प्लूरल के लिए होता है, यानी कि बहुवचन के लिए और यू के लिए, क्योंकि जो यू रहता है वो एक वचन भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये जो यू है प्लूरल भी हो सकता है, हम सामने वाले को डिनोट करें कि यू एक भी हो सकता है, और यू में हमारे सामने दो व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर है जैसे कि
हम खुश थे या तुम देर से आए थे, तो यहाँ पर थे के लिए वर का यूज। अगर एक वचन होता तो वॉज का यूज हो जाता, और टाइम वॉज और वर दोनों का पास्ट का है, यानी कि बीता हुआ समय है। तो यहाँ पर देखेंगे तो वी वर हैप्पी, यू वर लेट। अब यू के साथ ना तो हम वॉज का यूज कर सकते हैं, ना इज एम आर का यूज कर सकते हैं। समय भी देखना होगा, यहाँ पर था, थे या थी होना चाहिए। अब थी होगा, अगर कोई लड़की होगी तो एक वचन रहेगा, वहाँ पर शी रहेगा, तो शी के लिए हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं, एक वचन है इसलिए। तो वी के लिए हमने वर का यूज़ किया, यू के लिए हमने वर का यूज़ किया। थे या थी इसका हिंदी अर्थ है, प्लूरल के लिए होता है। अब यहाँ पर है HAVE, इसको हैव पढ़ा जाएगा। हैव का अर्थ होता है के पास है, किसी के पास कोई चीज़ है तो हम बोलेंगे हैव। और किसी के बॉडी पार्ट्स को भी बताना है, ठीक है, तो वहाँ पर चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो तो वहाँ पर भी हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट अगर आई रहेगा तो हम हैव का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट यानी कि ये यू रहेगा, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो शुरुआत में लिखेंगे, अगर यू रहेगा तो यू के साथ हैव आएगा, यू हैव। वी रहेगा, वी के साथ हैव आता है। दे होगा तो दे के साथ हैव आता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, अब समय की बात की जाती है, अनुभव की बात की जाती है, तब भी हैव आता है। तो मेरे पास समय है तो आई हैव टाइम, तो आई के लिए हैव का यूज़। हिंदी में के पास है, अब इसको सिर्फ है को देखकर हम ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ पर हैव का यूज़ हुआ है, यानी कि किसी के पास कोई चीज़ है, समय हो सकता है, ठीक है, किसी के पास पैसे हो सकते हैं, और किसी के बॉडी पार्ट्स को बताना हो, चाहे जानवर हो इंसान हो, दो कान हो सकते हैं, दो आँख है, ऐसा बताना हो, गाय के पूँछ है, तो वहाँ पर भी हम हैव का यूज़ करेंगे। तो दे हैव मनी, उनके पास पैसा है। दे हैव मनी, आई हैव टाइम, मेरे पास समय है। नंबर 28 पर है, इसको हम HAS को हैज़ पढ़ेंगे, हैज़, और के पास है, ये भी सेम वही है हैव की जैसे ही, किसी के पास कुछ है ऐसा मीनिंग देता है। लेकिन यहाँ पर दोनों में फ़र्क इतना है कि ये अगर ये ही रहेगा तो ही के साथ हम हैव नहीं लगाएंगे, ही के साथ हम हैज़ लगाएंगे। शी रहेगा तो हैज़ लगाएंगे, इट रहेगा तो हैज़ लगेगा। हमको प्रोनाउन देखना होता है तभी हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इज़, एम, आर हो जाए। तो ये सभी क्रियाएं हैं, ये सभी वर्ब है। अब एग्जाम्पल देखें तो उसके पास फ़ोन है या इसकी पूँछ है। अब यहाँ पर इसकी का मतलब किसी जानवर की बात हो रही है, तो शी हैज़ अ फ़ोन। अब यहाँ पर शी हैव अ फ़ोन नहीं बोलेंगे, शी के साथ हैज़ आएगा। अब यहाँ पर इसकी पूँछ है, जानवर की बात की जा रही, तो इट का यूज़ होगा, तो इट हैज़ अ टेल, इट हैज़ अ टेल। तो ऐसे वाक्य को हम जो है, ऐसे छोटे छोटे वाक्य हैं, इनको हैज़ हैव से भी बनाते हैं। 29 पर है HAD, हैड, इसको पढ़ा जाएगा HAD, हैड। हैड का अर्थ है के पास था, जैसे किसी के पास वर्तमान समय में तो हैज़ और हैव का, और पास्ट में है यानी बीते हुए समय में है, किसी के पास कुछ था, है नहीं, कुछ था, तो हैड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये सब के लिए, मतलब कि सारे प्रोनाउन के लिए हैड का यूज़ होता है, हैज़ और हैव की जैसे नहीं है। तो यहाँ पर है, जैसे मेरे पास पेन था यानी पास्ट में। अब पास में तो था, लेकिन पास में और था यानी कि बीते हुए समय में। उनके पास घर था, पास्ट में। तो आई हैड अ पेन, दे हैड अ हाउस। तो यहाँ पर हैड का इस्तेमाल हुआ है बीते हुए समय में, किसी के पास जैसे पेन था, हाउस था, तो यहाँ पर हैड का यूज़। नंबर 30 जो लास्ट वर्ड है, सारे के सारे अभी जितने भी वर्ड देखे, शब्द देखे, बिल्कुल शुरुआती लेवल के, बिल्कुल ज़ीरो लेवल के हैं। इनको तो हर किसी को मतलब इनकी समझ होनी चाहिए, तभी आप एक सिंपल सा साधारण सा वाक्य बना सकते हैं। अब 30 पे जैसे WILL, इसको विल पढ़ा जाएगा, हिंदी अर्थ है करेगा, करेगी या होंगे। अब ये फ्यूचर एक्शन यानी आने वाला जो समय है, तो वहाँ पर करेगा, करेगी या होंगे ऐसे सेंस निकले, मीनिंग निकले, और आने वाले समय के लिए इसका यूज़ होता है, जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, अभी नहीं, फ्यूचर में, आने वाले समय में। अब वो 2 घंटे बाद का भी हो सकता है। आई विल टीच यू,
तो पढ़ाऊंगी इस गी के लिए, और वह आएगी इस गी के लिए आप विल का इस्तेमाल करेंगे। तो शी विल कम, वह आएगी। अब यहाँ पर वह के लिए हमने शी लिखा है, जैसे आपने सीख लिया कि लड़की के लिए, किसी फीमेल के लिए शी का इस्तेमाल होगा। तो शी विल कम, आई विल टीच यू। तो ये थे सारे के सारे आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले डेली यूज़ वर्ड्स। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।